वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन हमारे पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ का हो या फिर यूपीएचएससी का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री में सारे वीडियोज़ मिलते हैं। और अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियोस, सारे मटेरियल फ्री में मिले सारे टॉपिक पर, तो आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लगभग 18-20 वीडियो हमने जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है पीजीटी के लिए। आपने उसे नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं और आगे भी सारे टॉपिक पे और भी वीडियोज़ आएंगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जनांगिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? यानी इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी संस्था है जो इंडिया को जनांगिकी के अध्ययन के लिए हेल्प करती है? तो पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय बाल अपराध कोष और चौथा है ए और बी दोनों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके पहले आपसे जो है, आप अगर वीडियोस देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन को मतलब अपने से पहले कोशिश किया करिए आंसर उसका देने की। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर अपना दिया करिए, उसके बाद आप आंसर देखा करिए और अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए कि 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं आप उसे ज़रूर नोट करिएगा। चलिए देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को ये दोनों ही हेल्प करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के जनांगीय अध्ययन के लिए। और इसके अलावा इंडियन जो कुछ संस्थाएं हैं जो इनको हेल्प करती हैं, उसमें से है जैसे एक हो गया केंद्रीय परिवार नियोजन संस्थान, केंद्रीय परिवार नियोजन संस्थान हो गया। और इसके अलावा हो गया राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है, व्यवहारिक मानव शक्ति संस्थान है। तो ये सारे भी इंडियन संस्थाएं हैं जो कि हेल्प करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि पहला है ऑप्शन मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है, दूसरा है मूल्य विरोध समाज के लिए अनिवार्य है, तीसरा है मूल्य तटस्थता समाज के लिए अनिवार्य है, चौथा ऑप्शन है मूल्य समाज के लिए अनिवार्य है। तो जो ये अवधारणा है शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना, ये आधारित है मूल्य सामंजस्य जो है समाज के लिए अनिवार्य है। इस कॉन्सेप्ट का मानना है कि जो मूल्य सामंजस्य होता है वो समाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? तो ये कॉन्सेप्ट है पार्सन्स का। ओके, ये है पार्सन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता है? यानी राष्ट्रीय एकता में कौन सी बाधा नहीं पहुंचाता है? क्षेत्रवाद हो गया, भाषावाद हो गया, जातिवाद हो गया और पूंजी का अभाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी का अभाव। पूंजी का अभाव अगर है तो उससे राष्ट्रीय एकता में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर क्षेत्रवादिता है लोगों के बीच में, भाषावाद है यानी सबकी अलग अलग बोली है, तो कहीं ना कहीं मतलब जिसकी अपनी भाषा होती है तो वो लोग खुद में एकत्रित रहते हैं, मतलब खुद में एकता रहती है। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं उनकी भाषा से संबंधित नहीं होते हैं, उनकी अलग बोली भाषा होती है, उनसे कहीं ना कहीं वो कट के रहते हैं। तो इससे भी क्या होगा, सामाजिक राष्ट्रीय अखंडता एकता में बाधा पहुंचती है। जातिवाद है तो ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है राष्ट्रीय एकता अखंडता को बाधित करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। समाज उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न हुए हों, वे चाहे यथार्थ हों या प्रतीकात्मक। उस विद्वान का नाम बताइए जिसने यह व्याख्या की है। तो यह व्याख्या किसकी है? समाज से संबंधित व्याख्या है। तो पहले हैं टालकट पार्सन्स, दूसरे हैं राइन और तीसरे हैं किंग्सले डेविस और चौथे हैं जिन्सबर्ग।
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टालकट पार्सन्स। ये व्याख्या जो है टालकट पार्सन्स ने दी थी समाज से संबंधित। और टालकट पार्सन्स की बात की जाए तो टालकट पार्सन्स जो है ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और इन्होंने अपना क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत दिया था, जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, परिस्थिति पुंज प्रत्यय किसने दिया था? यानी जो परिस्थिति पुंज कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? मैकाइवर ने, रॉबर्ट मर्टन ने, किंग्सले डेविस ने, मैक्स वेबर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट के मर्टन ने। रॉबर्ट के मर्टन जो है ये भी एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं और इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और बहुत सारी इनकी थ्योरी भी है, चाहे वो प्रकट अप्रकट प्रकार के बारे में हो, या संदर्भ समूह का सिद्धांत हो, या पूर्वभाषी समाजीकरण हो, या मध्य सीमा का सिद्धांत हो, या फिर जो जो इन्होंने मानकहीनता का सिद्धांत दिया था यानी इनॉमी का। तो ये सारे इनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमानों के रूप में परिस्थिति समूहों एवं सामान्य वर्गों में किसने अंतर प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरे हैं मैक्स वेबर, तीसरे हैं टीबी बाटोमोर और चौथे हैं टीएच मार्शल। तो सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमान में परिस्थिति समूह और सामान्य वर्ग में भेद किया था मैक्स वेबर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर जो है इन्होंने सामाजिक क्रिया का अपना सिद्धांत दिया था और ये जो हैं एक जर्मन समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर। और इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं जो पूछी जाती हैं। अगर आपको बुक्स पे अलग से वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए बताइए, बहुत ज़्यादा बहुत सारे जो है बुक्स के नाम आपको मिल जाएंगे। जिस भी थिंकर से रिलेटेड आपको बुक्स के नाम चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पेरेटो का अभिजन्य संचरण का सिद्धांत उदाहरण है। इनका जो सिद्धांत है अभिजन्य संचरण का वो किसका उदाहरण है? सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक नियंत्रण का, सामाजिक स्तरीकरण का, या फिर सामाजिकरण का? तो पेरेटो का जो ये सिद्धांत है ये उदाहरण है सामाजिक परिवर्तन का। इनका जो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत इन्होंने दिया था उसमें इन्होंने पेरेटो ने अभिजन्य संचरण का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा अगर पेरेटो की बात की जाए तो ये एक इटालियन समाजशास्त्री हैं और इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरीज दिए हैं, चाहे वो तार्किक और अतार्किक क्रिया इन्होंने बताया है, विशिष्ट चालक भ्रांत तर्क, इन दोनों को इन्होंने बताया है, और इन्होंने जो है युक्ति मूलक प्रायोगिक भी बताया है। और इसके अलावा इनकी कुछ बुक्स भी हैं जैसे माइंड एंड सोसाइटी 1935, ये इनकी बुक है, और सोशलिस्ट सिस्टम या फिर लेस सिस्टम सोशलिस्ट, ये जो बुक है ये भी इनकी है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने पेरेटो के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप उनके बारे में ज़रूर पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद का सामान्यतः किसे संस्थापक माना जाता है? यानी जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है उसका किसे जनक माना जाता है? तो हर्बर्ट ब्लूमर है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, मैक्स वेबर हैं और एंथनी गिडेंस हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इन्हें जो है संस्थापक माना जाता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का। और मीड के अलावा इनके जो शिष्य हैं हर्बर्ट ब्लूमर, इन्होंने भी इससे पे जो है काफ़ी कुछ बताया है इस सिद्धांत पर, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पर दोनों का अलग अलग है सिद्धांत, और संस्थापक तो इन्हें ही माना जाता है। और इनका जो ये सिद्धांत है जॉर्ज हर्बर्ट मीड का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ये मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो ये सेल्फ पर आधारित है, यानी ये स्व पर आधारित है, और इसी स्व के बारे में ये सारी चीज़ें बताते हैं। आई मी मुझे का जो सिद्धांत है ये भी इन्हीं का है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य के रचयिता नहीं, यहाँ पे कोई और वर्ड होगा। यानी जो सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य हैं ये किससे संबंधित होते हैं? मैं से, अहम से, मुझको से, या मुझे से, या फिर अत्यधिक अहम यानी जो सुपर ईगो होता है, ये किससे संबंधित है? सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य, तो ये संबंधित है मी से, यानी मुझे से संबंधित है ये। यानी जो मी होता है, मुझे होता है, ये सेल्फ यानी स्व जो होता है ये स्व की दूसरी अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? इसमें स्व की जो आवृत्तियां होती हैं वो जो है सामान्यीकृत अन्य यानी अन्य लोगों से जो है अन्य लोगों के प्रति संगठित हो जाती हैं। यानी अगला उसके बारे में क्या सोचता है वो उन उन सब सारी सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से कौन सी हर्बर्ट ब्लूमर के प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद सिद्धांत का लक्षण नहीं है? पहला है समाज का सार अभिनेताओं और क्रियाओं में प्राप्त है। दूसरा है समाज वृहत संरचना से निर्मित है। तीसरा है सूक्ष्म प्रक्रियाओं से दीर्घ स्तर की संरचना की उपज होती है। चौथा है सामूहिक क्रिया से संयुक्त क्रिया उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज वृहत संरचना से निर्मित होता है। ये किसी भी जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी हैं उनका मानना नहीं है। वो जो है ये नहीं मानते हैं कि समाज जो है वो वृहत संरचना से निर्मित है, यानी ये वृहत सिद्धांत को नहीं मानते हैं। ये जो है व्यक्ति को महत्व देते हैं, समाज को महत्व नहीं देते हैं, व्यक्ति को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है इनके सिद्धांत का लक्षण नहीं है। और रही बात हर्बर्ट ब्लूमर की, तो ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड के शिष्य हैं और इनकी जो इम्पॉर्टेंट बुक है वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव एंड मेथड, जो कि आई थी 1969 में। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो निर्वचन तथा स्वसंकेत पे दिया था। और इन्होंने जो है संरचना और अंतःक्रिया पे भी बात की है, और इसके अलावा इन्होंने मैथडोलॉजी भी बताई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इस तथ्य पर किसने बल दिया है कि व्याख्यात्मक वह संदर्भ जिसमें यह व्याख्या की व्यक्ति द्वारा अर्थ के प्रयोग और अभिप्राय के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। इस तथ्य पर किसने बल दिया है कि व्याख्यात्मक जो है, व्याख्यात्मक प्रक्रिया यहाँ पे होगा, यानी जो व्याख्यात्मक प्रक्रिया वह संदर्भ है जिसमें यह व्याख्या की जाती है कि व्यक्ति द्वारा अर्थ के प्रयोग और अभिप्राय के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। तो पहला ऑप्शन है G.H. मीड, दूसरा है किंग्सले डेविस, तीसरा है पेरेटो और चौथे हैं H. ब्लूमर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H. ब्लूमर, यानी हर्बर्ट ब्लूमर। इनका कहना है कि जो व्याख्यात्मक प्रक्रिया होती है वो जो है व्यक्ति द्वारा अर्थ के प्रयोग और अभिप्राय के निर्माण में बहुत ही आवश्यक तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा पेरेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है? व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया, उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया, ए और बी दोनों, डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया। जो इनका तार्किक क्रिया इन्होंने बताया था कि तार्किक क्रियाएं क्या होती हैं, तो इसमें इन्होंने बताया था कि तार्किक क्रियाएं वे होती हैं जो व्यक्तिनिष्ठ प्लस वस्तुनिष्ठ दोनों होती हैं, यानी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ें जिसमें विद्यमान होती हैं उसे इन्होंने तार्किक क्रिया बोला था। और इन्होंने अतार्किक क्रिया के बारे में क्या बोला था? तो इन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रिया में से तार्किक क्रिया को घटा देते हैं और जो भी कुछ शेष बचता है, जो भी चीज़ें बचती हैं वो क्या होती हैं? अतार्किक क्रिया होती हैं। अतार्किक क्रिया को इन्होंने कहा था कि जो अतार्किक क्रियाएं होती हैं वो जैसे कि मस्तिष्क की दशा हो गई, संवेग हो गया, अचेतन की अवस्था हो गई, तो ये सारी चीज़ें अतार्किक क्रिया में आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसने आमने सामने की अंतःक्रिया के विश्लेषण को अंतःक्रिया व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है? एच. गारफिंकल, एम. फूको, इरविंग गॉफमैन और लकमैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एच. गारफिंकल। इरविंग गॉफमैन जो है ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और इन्होंने जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत ये भी आते हैं। इनका जो अभिनय कला संबंधी विचार है, जो इनका कॉन्सेप्ट है, बहुत ही फेमस है। इन्होंने फ्रंट और बैक का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा इनकी जो अध्ययन विधियां हैं कि इन्होंने कौन कौन सी अध्ययन विधि अपनाई थी वो इम्पॉर्टेंट है। तो अध्ययन विधि इन्होंने अवलोकन विधि और जातीय अवलोकन, प्रकृतिवादी, तो ये सारी अध्ययन विधियां इन्होंने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस एक संकल्पना का प्रयोग इरविंग गॉफमैन ने अपने उपागम में नहीं किया है? प्रभाव प्रबंधन की, टीम पर, अग्रमंच, फ्रंट स्टेज और चौथा है विवरण।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विवरण। इस पर इन्होंने जो है अपने उपागम में इसका जो है प्रयोग नहीं किया है। प्रभाव प्रबंधन, टीम और अग्रमंच यानी फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इनकी कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस हो गया, स्टिग्मा हो गया, इनकी बुक का नाम है। और इसके अलावा इनकी जो पुस्तक है एक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर यही बुक्स का नाम पूछा जाता है, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सोचता है कि गरीबी का कारण शोषण है न कि अभाव? कार्ल मार्क्स, हाउस, वेबर और रोजर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का क्या मानना है कि कोई भी व्यक्ति गरीब है तो उसका क्या कारण है कि उसका शोषण होता है, और ये शोषण कौन करता है? तो ये पूंजीपति करते हैं। इन्होंने वर्ग संघर्ष का अपना कॉन्सेप्ट दिया है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो पूंजीपति होते हैं वो सर्वहारा वर्ग यानी कामगार जो वर्ग है, जो श्रमिक हैं, उनका शोषण करता है, और इसी कारण वो मतलब यही कारण है गरीबी का। और कार्ल मार्क्स के विषय में तो सभी ने पढ़ा होगा। कार्ल मार्क्स की जो अवधारणाएं हैं, सिद्धांत हैं, वर्ग संघर्ष का उनका सिद्धांत हो गया, या फिर वो उन उत्पादन की शक्तियों के बारे में बात करते हैं, उत्पादन के संबंध, उत्पादन प्रणाली, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा उनका जो एलियनेशन का कॉन्सेप्ट है, अलगाव की अवधारणा, वो भी इंपॉर्टेंट है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन एवं क्रांति के बारे में भी बात की है। और इसके अलावा पूंजीवाद से तो वो संबंधित हैं ही, पूंजीवाद के बारे में बहुत कुछ वो कहते हैं। सरप्लस वैल्यू हो गया, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत उन्होंने दिया है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का भी उन्होंने चर्चा किया हुआ है। क्लास कॉन्शियसनेस यानी वर्ग चेतना की भी उन्होंने बात की है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हैं, और उनसे रिलेटेड सभी जितने भी कीवर्ड्स हैं आप उन्हें ध्यान रखिएगा, और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं आप उन्हें भी एक एक वर्ड में ज़रूर याद रखिएगा। इनकी जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, जैसे दास कैपिटल हो गया, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गया, जो कि पूछी जाती हैं। द जर्मन आइडियोलॉजी हो गया, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी हो गया, द होली फैमिली, इकोनॉमी एंड फिलॉसफी मैन्युस्क्रिप्ट, तो ये सारी इनकी पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया है? तो पहला देखिए प्रगतिवादी हो गया, दूसरा वर्ग संघर्ष, तीसरा उद्विकासवादी, और चौथा है प्रकार्यवादी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन पीजीटी का जो एग्जाम होता है उसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी टू मॉडरेट ही होते हैं। लास्ट के 20 या 25 क्वेश्चन जो होते हैं उसी में सभी फाइट करते हैं, और उसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं जो सभी को नहीं पता होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि इतने इजी क्वेश्चन है तो कैसे पीजीटी में पूछेगा, लेकिन पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इजी क्वेश्चन को भी इग्नोर मत करिए, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आप जरूर ध्यान में रखिए जो कि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते हैं, ज़्यादातर मतलब देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग संघर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष की बात की है? लेविस कोजर, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सीमेल, डेहरेनडॉर्फ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेविस कोजर। इन्होंने जो है संघर्ष के दो प्रकारों की चर्चा की थी। एक को इन्होंने रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट कहा था, दूसरे को नॉन रियलिस्टिक यानी वास्तविक अवास्तविक संघर्ष, या फिर यथार्थवादी या अयथार्थवादी या गैर यथार्थवादी। तो ये दो तरीके के इन्होंने संघर्ष के प्रकार बताए थे। कि अगला जो क्वेश्चन है, किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है? तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किसने संघर्ष को मतलब पॉजिटिव वे में लिया है, यानी फंक्शन जो है मानता है संघर्ष को समाज के लिए। तो अभी तो आपको अंदाजा हो गया होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है जॉर्ज सीमेल, दूसरे हैं डेहरेनडॉर्फ, तीसरे हैं कोजर, और चौथे हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोजर। तो जो कोजर है इन्होंने अपना संघर्ष का प्रकारात्मक सिद्धांत दिया है, पता ही होगा। और इनका जो संघर्ष का सिद्धांत है वो संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत माना जाता है। और इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स भी है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, और इसके अलावा जो है इनकी और भी पुस्तक हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन बुक्स को आप जरूर देखिएगा। और इनका जो सिद्धांत है संघर्ष का, तो इनका मानना है कि संघर्ष जो होता है वो सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि ये लोगों को क्या करता है, लोगों में सुदृढ़ता लाता है, लोगों में एकता लाता है, लोगों को एकत्रित करता है, संगठित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। मध्यम वर्ग सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया?
कोलिंस, एंजल्स, कोजर या फिर डेहरेनडार्फ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेहरेनडार्फ। इन्होंने जो है मध्यम वर्ग सिद्धांत जो है मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तुत किया था। इनका जो सिद्धांत था वो मध्यम वर्ग सिद्धांत था। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डेहरेनडार्फ के संघर्ष के सिद्धांत को निम्नलिखित में से क्या प्रकट नहीं करता है? पहला है मानवीय समाज में सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापी है। दूसरा है संघर्ष प्रकट तथा अप्रकट दोनों हो सकता है। तीसरा है प्रत्येक समाज सामाजिक संघर्ष का अनुभव करता है। चौथा है संघर्ष का एकमात्र स्रोत आर्थिक एवं सामाजिक है। तो इसमें से डेहरेनडार्फ के संघर्ष सिद्धांत से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघर्ष का एकमात्र स्रोत जो है वो आर्थिक व सामाजिक नहीं होता है, और भी कारण हैं जिसकी वजह से समाज में संघर्ष होता है। तो ये जो है आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। और जो है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए जो है कमेंट बॉक्स में, आपको वीडियो कैसा लगा है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो भी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी नुकसान नहीं करेंगी, आपके लिए फ़ायदा ही करेंगी। कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको नहीं पता हो, आपको कोई ना कोई नॉलेज ही मिलेगा। और तो वीडियो को आप जो है लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से होना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।